हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 6 ऑफ पावर सीरीज सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे हम लोग पीएनएक्स, जिसे हम लोग लेजेंड्रे पॉलिनोमियल भी कहते हैं, उसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करने के पहले कि क्या लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसके पहले हम लोग थोड़ा जान लें कि हमें ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। करेक्ट ना, कि हमने अभी तक से बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, बेसल फंक्शन को हमने निकाला। आज हम लोग लेजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इन्हें हमें पढ़ने की ज़रूरत इसलिए होती है कि हमारे फिजिक्स में और बहुत सारे एरियाज मैथमेटिक्स फील्ड में एक्चुअली हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्थोगोनल फंक्शंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में ऑर्थोगोनल फंक्शन और बेसल फंक्शन की ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी को प्रूव भी किया था। करेक्ट। सिमिलरली लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमें जो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल देता है, ये भी ऑर्थोगोनल इन नेचर होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि हमें ऑर्थोगोनल फंक्शंस की एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है बहुत सारे एरियाज में मैथमेटिक्स के। तो वहाँ पर हमें जब वेव फंक्शन निकालना होता है इलेक्ट्रॉन का, ओके, और इवन अप्लाइड साइंस में काफ़ी जगहों पर हमें लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, इवन बेसल फंक्शन, स्पेशल फंक्शंस को यूज़ करके बाकी दूसरे फॉर्मूला, बाकी दूसरे स्टेटमेंट्स को हमें प्रूफ करना होता है। तो इस वजह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अप्लाइड साइंस में, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन जगहों पर। ठीक है, तो बेसिकली हमें इन सिलेबस में इनके एप्लीकेशंस ये सब नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि ये जो फॉर्म है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसे हम लोग कहते हैं लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन भी थे, उसका भी फॉर्म बहुत कुछ सिमिलर था इस इक्वेशन से। तो इस तरह के फॉर्म को अगर हम सॉल्व करना चाहें, तो हमने जो यूजुअल मेथड अब तक का डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ा है, उससे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और उसका रीज़न क्या है कि अगर सपोज इस इक्वेशन को हम लोग चाहें कि हम लोग क्यों पावर सीरीज सोल्यूशन को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हम लोग बिना पावर सीरीज सोल्यूशन के इसका आंसर निकाल लें, क्योंकि हमने अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के पूरे क्लासेस को कंप्लीट कर लिए हैं। तो उन मेथड्स को भी यूज़ करके हम लोग इसके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही दिख रहा है। ठीक है ना, ये भी तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। लेकिन इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कांस्टेंट हमेशा हमारा कोएफिशिएंट नहीं है। ठीक है, हमारा जो कोएफिशिएंट है यहाँ तो कांस्टेंट है, लेकिन ये वेरिएबल भी है, और जो वेरिएबल है वो किसी पैटर्न में भी नहीं है। इस वजह से हम लोग अपने यूजुअल मेथड से इन तरह के इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमें मदद लेनी होती है पावर सीरीज सोल्यूशन मेथड की। पावर सीरीज सोल्यूशन मेथड हमें काफ़ी ज़्यादा इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो पावर सीरीज सोल्यूशन मेथड होता क्या है, इन चीज़ों को हमने एक्चुअली अपने अगर आप इस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो प्रीवियस क्लासेस में हमने अच्छे से समझा है कि पावर सीरीज मेथड होता क्या है और उसे हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन अभी हमने देखा, ये हमारा लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका हमें सोल्यूशन निकालना है। फाइन, तो इसका सोल्यूशन निकालने के पहले सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो कोएफिशिएंट है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का, ओके, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हमारा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जिसे हमने बस एक नाम दे दिया, p नॉट एक्स दे दिया। आप इस माइनस 2x को नाम p1x भी दे सकते हैं, क्योंकि ये आपका dy बाई डी का कोएफिशिएंट है। ये मेरा y डबल डैश है, ये y डैश है, और ये मेरा एज इट इज y है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ y डबल डैश का है, वो हमें x की वैल्यू 0 पुट करने पर 0 नहीं दे रहा है। ठीक है, जब हम लोग x को 0 डाल रहे हैं, तो मेरा जो p नॉट x है, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये हमें
हमें क्या देगा, 1 देगा एट x इक्वल्स 0, और जो कि हमारा 0 नहीं है, इस वजह से इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस वजह से जो x है वो ऑर्डिनरी पॉइंट है ऑफ लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मेरा सपोज अगर मेरा P नॉट x 0 रहता एट x इक्वल्स 0, सो उस केस में हम लोग कहते कि x जो है वो सिंगुलर पॉइंट है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमने बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये देखा था। ठीक है, तो हम लोग क्यों चेक कर रहे हैं कि ये हमारा सिंगुलर पॉइंट है या ये हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट है, ये हम लोग क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारा x सिंगुलर पॉइंट था, उस केस में हमने बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्रोबेनियस मेथड से सॉल्व किया था। ठीक है, और जब हमारा x ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो इस केस में हम लोग इस लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पावर सीरीज मेथड से हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली ये एक इजी मेथड है। बेसिकली पावर सीरीज मेथड और फ्रोबेनियस मेथड में ज्यादा अंतर नहीं है। फ्रोबेनियस मेथड को हम लोग जनरलाइज्ड पावर सीरीज मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्रोबेनियस मेथड में हमारा जो n होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। इवन फ्रोबेनियस मेथड डील कर सकता है n के उन वैल्यूज को जो फ्रैक्शनल भी होते हैं, लेकिन हमारे पावर सीरीज मेथड में हमारा n जो रहेगा वो नॉन नेगेटिव रहेगा, और यहाँ पर जो हमारा n रहेगा वो नॉन फ्रैक्शनल भी रहेगा, मतलब n जो रहेगा वो इंटीजर रहेगा। ठीक है ना, तो इस केस में हमारा n जो है वो इंटीजर भी रहेगा, और ये हमारा जो है पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू n की रहेगी। फाइन, तो ये हम लोग पावर सीरीज सोल्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। और पावर सीरीज सोल्यूशन मेथड क्या होता है, यही वो मेथड हमारा पहला स्टेप हमारा ये कहता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इसका जो सोल्यूशन है, ठीक है ना, इस लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, हमने एज्यूम किया वो हमें इस सीरीज सोल्यूशन से मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारा सीरीज है वो बेसिकली पावर की सीरीज है। अगर हम r की वैल्यू को 0 से लेकर इंफिनिटी तक पुट करते जाएं, तो ये होगा a नॉट एक्स टू द पावर 0 प्लस a1 एक्स टू द पावर 1 प्लस a2 एक्स टू द पावर 2 प्लस सो ऑन प्लस इंफिनिटी। मतलब आप देख रहे हैं कि आप x की पावर को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, और उसका जो फाइनली जो आंसर आएगा, यही आंसर हमें लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। और जो हमारा पावर सीरीज सोल्यूशन मेथड होता है, वहां पर हमें फोकस करना होता है इन कोएफिशिएंट्स पर, क्योंकि इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू हमें पता रहेगी, इनका नेचर पता रहेगा, तभी तो हम इसे एक्सपैंडेड फॉर्म को हम इसे y में डाल करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये थोड़ी मुश्किल लग रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले आप बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के वीडियो को देख लें, उसके बाद ये आपको काफी आसान लगेगा। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा है हमारा लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ हमने लिखा है जो कि इसका सोल्यूशन, जो कि हमने कहा है कि वो हमें y देगा, उसे हम लोग पावर सीरीज के फॉर्म में लिखे। हमने एज्यूम किया कि हमारा सोल्यूशन यही है। ठीक है ना, ये y है जो कि पावर सीरीज के सोल्यूशन में है। फाइन, तो अब हमको क्या करने की जरूरत है कि इस लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे y की भी वैल्यू चाहिए, जो y की वैल्यू मैं पावर सीरीज के फॉर्म में लिख दूंगी, मगर मुझे dy बाई dx की भी वैल्यू चाहिए, जो कि मुझे पावर सीरीज के फॉर्म में चाहिए। सिमिलरली मुझे d2y बाई dx स्क्वायर की भी वैल्यू चाहिए, जो कि पावर सीरीज के सोल्यूशन के मेथड, जो कि मुझे पावर सीरीज के फॉर्म में चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया है, y को हमने डिफरेंशिएट किया है। तो अगर ये जो मेरा y है, इसे हम डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आप देखेंगे कि r तो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमने यहाँ पर सिग्मा r 0 टू इंफिनिटी ar को एज इट इज हमने यहाँ पर रहने दिया है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर r निकाल रहे हैं। तो वो हमें क्या देगा, r इंटू एक्स टू द पावर r माइनस 1। तो मैंने dy बाई डी एक्स निकाल लिया। सिमिलरली हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है। तो उस केस में हमें क्या करने की जरूरत है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए मुझे इसको एक बार और d बाई डी एक्स करना होगा,
एक बार और मुझे डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो ये तो मेरा कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक मैंने एज इट इज लिख दिया r0 टू इन्फिनिटी ar, और उसके बाद मैंने क्या किया, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर r माइनस वन, जो कि मुझे क्या देगा r माइनस वन, एक्स टू द पावर r माइनस वन जो कि देगा x टू द पावर r माइनस टू। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हमें dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सभी कुछ मिल गया। तो अब इस फॉर्म को फाइनली हम लोग सीरीज फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये वाली टर्म को हमने यहाँ लिख दिया, माइनस टू इंटू एक्स हमने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद मेरा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है, हमने एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स को कॉपी कर लिया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्या है हमारा n प्लस वन, और फिर y को हमने यहाँ से एज इट इज कॉपी कर लिया, और ये मुझे राइट हैंड साइड में क्या दे रहा है, राइट हैंड साइड में ये मुझे 0 दे रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इसे हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग दो टर्म में डाल दें तो 1 इंटू दिस कंप्लीट टर्म हमने एज इट इज इस टर्म को लिख लिया। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये सारे कांस्टेंट तो एज इट इज रह जाएंगे। यहाँ पर बस मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव के साथ में एक्स स्क्वायर को अगर यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो एक्स की पावर हो जाएगी माइनस टू प्लस टू, मतलब एक्स की पावर हो जाएगी r। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने माइनस ये सिग्मा r0 टू इन्फिनिटी 2 को हम लोग कांस्टेंट यहाँ पर रख दिए ar इंटू r, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, x को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर हम x को इंटू x करेंगे, मतलब x टू द पावर r माइनस वन प्लस वन, मतलब x टू द पावर r हमने कर दिया, और ये लास्ट टर्म तो एज इट इज हमने रहने दिया है क्योंकि यहाँ पर कोई भी फर्दर मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हमने एज इट इज सीरीज सोल्यूशन को लिख दिया है। अब यहाँ पर हमें थोड़ी एनालिसिस की जरूरत है। ओके, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कंप्लीट सीरीज है ये हमें राइट हैंड साइड में 0 दे रहा है। तो ये राइट हैंड साइड में 0 ये पॉसिबल कैसे होगा, जब हम x की जो पावर है, ओके, x की जो भी मिनिमम पावर रहेगी उस मिनिमम पावर का जो कोएफिशिएंट रहेगा उससे लेकर के x की जितनी भी पावर हैं उन सभी के कोएफिशिएंट को इंडिपेंडेंटली हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। ओके, कहने का क्या मतलब है कि अगर ये कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड को आप देखें तो यहाँ पर आपका x का मिनिमम पावर क्या है, अगर इस टर्म को मैं देखूं तो ये r जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर मैं r की वैल्यू 0 दे दूंगी तो ये पावर x की क्या तैयार हो रही है, x टू द पावर माइनस टू। ओके, अगर मैं r की वैल्यू 1 दूंगी यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस टू, मतलब ये मेरा x का पावर क्या हो जाएगा माइनस वन। अगर मैं r की वैल्यू 2 दूंगी, करेक्ट, अगर मैं r की वैल्यू 2 दूंगी तो ये क्या बन जाएगा x टू द पावर 0 एंड सो ऑन। सिमिलरली बाकी के टर्म्स में हम देख रहे हैं तो वहां पर मेरा जब मैं r की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर x टू द पावर r ही है। ठीक है ना, x टू द पावर r ही है सब जगह। तो अगर मैं r की वैल्यू 0 दूंगी तो ये मेरा कोएफिशिएंट जो कुछ भी रहेगा, लेकिन पावर x की क्या से शुरू होने वाली है, x टू द पावर 0 से। अगर मैं r को 1 दूंगी तो x टू द पावर 1 कोएफिशिएंट x टू द पावर 1 पावर तैयार होगा, और ये हर तीनों टर्म्स में हम यही देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो सभी सेम है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा मिनिमम पावर x का है वो x टू द पावर माइनस टू है, उसके बाद उससे बड़ा पावर x टू द पावर माइनस वन है, उसके बाद x टू द पावर 0 एंड सो ऑन, क्योंकि ये टर्म तो मेरा r को इन्फिनिटी तक पुट करना है। लेकिन अगर ये सारे टर्म्स का समेशन मुझे 0 दे रहा है, मतलब ये पावर सीरीज सोल्यूशन मेथड हमें क्या बोलता है कि x की मिनिमम पावर से लेकर के पावर इंक्रीज करते चले जाएं और सभी उसके कोएफिशिएंट्स को हम लोग 0 से इक्वेट करते चले जाएंगे, तो फाइनली हमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो मतलब अब मैं चेक करने वाली हूँ मिनिमम पावर जो इस कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड में x की मिनिमम पावर x टू द पावर माइनस टू है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस टू को मैं इक्वेट करूंगी 0 से। तो मैं कैसे निकालूंगी कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस टू, यहाँ जब मैंने r की वैल्यू 0 डाली, ठीक है, तो x टू द पावर माइनस टू मतलब r की वैल्यू मैंने 0 डाली है। ठीक है, तो ये मेरा क्या तैयार हो रहा है, a0 इंटू 0 इंटू माइनस वन
ठीक है, और ये मुझे इक्वेट करना है 0 से। और अगर मैं ध्यान दूं तो ये तो मेरा एक टर्म यहाँ 0 ऑलरेडी है, जब मैंने r को 0 पुट किया तो ये तो एक टर्म 0 ऑलरेडी है, और इस वजह से ये तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज से वो तो हमें 0 देगा ही। तो इतना तो मुझे श्योर पता चल गया कि ये जो राइट हैंड साइड 0 हमने इक्वेट किया है वो इस 0 की वजह से 0 आ रहा है, मतलब a0 मेरा 0 नहीं है। ठीक है, मैंने इतना एनालाइज कर लिया कि यहाँ मुझे पता नहीं है कि a0 की वैल्यू क्या है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि a0 मेरा जो है 0 नहीं है। सिमिलरली अगर मैं कोएफिशिएंट निकालना चाहूँ x टू द पावर -1 का, तो वो कैसे निकलेगा? जब मैं r की वैल्यू 1 डालूं, r की वैल्यू जब मैं 1 डालूंगी तो यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, a1 इंटू 1 इंटू 0 इक्वल 0। तो इस 0 की वजह से फॉर श्योर इस 0 की वजह से ये मेरा 0 आ रहा है, इस वजह से मैं कहूंगी कि मेरा a1 जो है वो 0 नहीं है। तो मुझे अभी तक पता नहीं है a1 क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर एनालाइज कर सकती हूँ कि मेरा a1 0 नहीं है। ओके, सिमिलरली मुझे जानना है a2 क्या है, a3 a4 a5 एंड सो ऑन क्या है। उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर आप ध्यान दें कि अगर मैं a2 निकालना चाहूं, या फिर मेरा इसके बाद का जो पावर है x टू द पावर 0, इससे जस्ट बड़ा पावर रहेगा, फिर x टू द पावर 1 रहेगा एंड सो ऑन। तो जब मेरा पावर वो अगर मेरा पावर 0 या 0 से बड़ा है तो उस केस में मुझे ये चारों टर्म से तो उस केस में इन चारों टर्म्स का रोल है कोएफिशिएंट निकालने के लिए। ठीक है, मतलब जब मुझे कोएफिशिएंट a टू द पावर जब मुझे कोएफिशिएंट x टू द पावर -2 निकालना था तो वहां पर इन तीनों टर्म का कोई रोल नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि इन तीनों टर्म से मुझे मिनिमम पावर x टू द पावर 0 ही मिल सकता है। इवन x टू द पावर -1 निकालने के लिए इन तीनों का कोई रोल नहीं था, लेकिन जब मैं x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट निकालूंगी तो ये चारों टर्म्स का रोल रहेगा। ठीक है ना, तो इस वजह से अब हम लोग इसे जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अगर r हम लोग 0 या 0 से ज्यादा पुट करेंगे तो हम लोग इन चारों कोएफिशिएंट्स को ले करके अब इक्वेट करेंगे, राइट हैंड साइड में 0 डालेंगे। अगर मैं x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट चाहती हूँ इस फर्स्ट टर्म से, तो वो कैसे तैयार होगा? मुझे उसके लिए r की वैल्यू 2 पुट करनी होगी, करेक्ट ना? तो r की वैल्यू जब मैं 2 डालूंगी तो ये मुझे कोएफिशिएंट देगा x टू द पावर 0 का, मतलब यहाँ पर r के बदले मैं लिखूंगी a r प्लस 2, r के बदले r प्लस 2। सिमिलरली करेक्ट ना, यहाँ पर क्या लिखूंगी a r प्लस 2 r प्लस 2, और यहाँ बनेगा मेरा r प्लस 2 माइनस 1, जो कि देने वाला है मुझे r प्लस 1। ये मिस्टेक था, ये r प्लस 1 देने वाला है। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है यहाँ पर, उसके बाद हम लिखने वाले हैं माइनस, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म में तो r की वैल्यू हम लोग अब तो ये सीरीज शुरू ही करने जा रहे हैं, r की वैल्यू 0 ही देने। अब मुझे फर्दर इन तीनों टर्म्स में मुझे r को r ही रखने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि वो मुझे r 0 से लेकर इन्फिनिटी तक पुट करना रहेगा। तो यहाँ पर x टू दी पावर r का जो मैं कोफिशिएंट लेना चाह रही हूँ, ठीक है ना, x टू दी पावर r का कोफिशिएंट जो लेना चाह रही हूँ वो मुझे क्या देगा, ar इंटू r माइनस 1। यहाँ पर अगेन x टू दी पावर r का कोफिशिएंट क्या देगा, 2 इंटू ar इंटू r, और यहाँ x टू दी पावर r का कोफिशिएंट क्या देगा, a इंटू r इंटू n प्लस 1। लेकिन फर्स्ट टर्म में x टू दी पावर r का जो मुझे कोफिशिएंट लेना था वो मुझे कैसे मिलने वाला था, r लेने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत थी, r को r प्लस 2 डालने की जरूरत थी। ठीक है ना, इस वजह से हमने फर्स्ट टर्म में ये चेंजेस किए थे। ओके, अब मैं फाइनली इसको रीअरेंज अगर करूं तो मुझे क्या करना होगा, तो अब हमने क्या किया है, इन सभी टर्म्स को हम लोग राइट हैंड साइड में लेकर चले गए हैं। ठीक है, तो ये ar कॉमन हो गया और ये माइनस फिर प्लस बन गया, तो r माइनस 1 माइनस फिर प्लस हो गया, तो प्लस 2 इंटू r, और ये माइनस हो गया, और n प्लस r n प्लस 1। फाइन, तो अब मेरा a r प्लस 2 क्या देने वाला है, ये कंप्लीट राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय r प्लस 2 इंटू r प्लस 1। ठीक है, तो अगर हम लोग एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गए हैं तो यहाँ पर अगर हम r की वैल्यू 0 से पुट करना शुरू कर दें, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, हमें a की वैल्यू मतलब कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें कुछ इनके बीच का रिलेशन मिलने लगेगा।
ठीक है। मतलब कि अगर हमने r की वैल्यू 0 डाली तो मुझे a2 क्या देगा, अगर हम लोग r 0 डालेंगे तो ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड a2 बन जाएगा। ठीक है, a2 हमें देगा -n+1, ये तो मेरा 0 बन गया, ये मेरा 0 बन गया, और नीचे में 2 × 1, ठीक है, ये दोनों 0 होने की वजह से, और ये आपका हो गया a0। तो ये मुझे a2 जो है -n+1/2 × a0 दे रहा है। सिमिलरली a3 मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं r की वैल्यू यहाँ पर 1 डालूंगी, r की वैल्यू जब मैं 1 डालूंगी तो ये a3 देगा, और अकॉर्डिंगली हम लोग r को 1 पुट करेंगे और ये मुझे a1 देगा। ठीक है, तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। और अगर हम ध्यान दें तो इस टर्म को हम लोग इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हमने इसे फैक्टराइज कर दिया n-1 n+2, ठीक है, बाई 6a1 विथ नेगेटिव साइन। और ऐसा हम लोग करते चले जाएंगे। a4 a5 भी हमने निकाला है, तो हमने देखा कि जो a4 है, तो a4 अगर दिया था हमने, मतलब यहाँ r+2 था, तो अगर हमने r की वैल्यू 2 डाली तो मुझे a4 मिला और यहाँ पर a2 मिला, और अकॉर्डिंगली r की वैल्यू पुट करने से हमें कुछ टर्म मिले n में, जिसे हमने फैक्टराइज किया तो वो मुझे इतना दे रहा है। और इस a0 को और इस a2 को हम लोग a0 के टर्म में लिखने जा रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ a2 हमने यहाँ पर इसके बाद क्या लिखा है, हमने -n+1/2 a0 लिखा है। सिमिलरली अगर मुझे a5 निकालना है, ठीक है, तो मुझे a3 के टर्म में आया, और a3 को फिर हमने क्या किया है, a3 को a1 के टर्म में हमने लिख दिया। तो उसके बाद हमने इतने टर्म a3 को a1 के टर्म में लिखने की वजह से यहाँ पर लिखा है, और फाइनली मुझे a5 a1 में आया। तो हम देखेंगे कि मेरे जितने भी इवन टर्म्स हैं यहाँ पर, मतलब a6 होगा, a8 होगा, वो सभी मुझे a0 में मिलेगा, और जितने भी मुझे a3 a5 a7 a9 एंड सो ऑन मुझे a1 के टर्म में मिलेगा। और ऐसा हम करना क्यों चाह रहे हैं, बेसिकली ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका फाइनली जो हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे वो हम लोग सिर्फ दो कोएफिशिएंट के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, अगर वो टू ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस वजह से हम लोग सिर्फ दो ही कोएफिशिएंट्स को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। ओके, और सिर्फ दो ही कोएफिशिएंट्स को हम लोग कंसिडर करेंगे और बाकी कोएफिशिएंट्स को इनके रेस्पेक्ट में लिखने वाले हैं। ओके, तो फाइनली अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम लोग काफी नजदीक है हमारे आंसर से, क्योंकि मेरा फोकस तो है इसी y को निकालना। y ही जो है मेरा लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हमने एज्यूम किया है पावर सीरीज के सोल्यूशन के फॉर्म में। तो यहाँ हमने क्या किया है, r की सभी वैल्यूज को पुट करना शुरू कर दिया 0 से लेकर इन्फिनिटी तक में। तो ये हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, और अगर एक्सपैंडेड फॉर्म हम देखें तो अब हम लोग सिंस जानते हैं, हमें एक आइडिया मिल गया है a0 a1 a2 a3 a4 एंड a5 एंड सो ऑन का। इस वजह से हम लोग अब इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमने क्या देखा था कि जो हमारे कांस्टेंट थे a2 a4 एंड सो ऑन, वो हम लोग इन टर्म्स ऑफ a1 लिख सकते हैं, और हमारे कांस्टेंट a3 a5 एंड सो ऑन हम लोग इन टर्म्स ऑफ a1 लिख सकते हैं। तो हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं हमारे इस राइट हैंड साइड को, इस एक्सपैंडेड फॉर्म को हम लोग रीअरेंज करके a0 प्लस a2x² प्लस a4x⁴ प्लस सो ऑन लिख दें, और फिर हम लोग दूसरा टर्म जो लें उसमें x की जो पावर है वो हम लोग ऑड पावर ले रहे हैं, यहाँ पर x की पावर इवन पावर ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस सीरीज सोल्यूशन को बेसिकली दो सीरीज में हम लोगों ने दो पार्ट में इसे यहाँ पर सेपरेट कर दिया है। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारे वैल्यूज को a2 a3 a4 एंड सो ऑन को हम लोग अब सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। कहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो a0 के टर्म में और a1 के टर्म में रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, तो मेरा ये y क्या बन जाएगा, a0 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 1, और ये x², तो यहाँ का x² यहाँ पर आ गया है, और ये जो मेरा a2 है वो ये था, याद है, ये a2 हमने निकाला था। सिमिलरली a4 यहाँ पर है, और जो ये हमारा x⁴ है, और जो a4 है वो हमने इसे निकाला था। ठीक है, और उसी तरह से हम लोग यहाँ भी लिख रहे हैं, a1 को हमने कॉमन ले लिया और x है, और a3 को हमने a1 के फॉर्म में जो निकाला था वो हमने इतना निकाला था, और ये मेरा x⁴ एंड सो ऑन है। ओके, तो अब हम जो ध्यान देंगे तो हम ये कह रहे हैं कि यही जो y है, ठीक है ना, यही y मेरा लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन है,
और अगर इस लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा हम लोग एनालाइज करें, ओके, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, अगर हम देखें कि हमने कहा कि जो ux और vx, ओके, दो नाम हम दे रहे हैं, ux एंड vx रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं हमारे दो इनफाइनाइट सीरीज को। हम लोग क्या कह सकते हैं, y जो है मेरा a0 ux है प्लस a1 vx है, मतलब इसे हम कंप्लीट इस इनफाइनाइट सीरीज को हम लोग ux नाम दे रहे हैं और इस कंप्लीट इनफाइनाइट सीरीज को हम लोग vx नाम दे रहे हैं। ठीक है, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूं भी कि ये हमारा सोल्यूशन है लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसे याद रखना आपके लिए आसान नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसे कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हम लोग क्या यहाँ कह सकते हैं कि जब भी हम लोग इस सीरीज को, अगर इन दोनों सीरीज को अगर हम देखें, तो अगर हम लोग n की वैल्यूज को अगर इवन डालते हैं, ठीक है, अगर n मेरा इवन है, मान लीजिए सपोज मैंने n को 2 डाला इस सीरीज में, ठीक है, अगर n को मैंने 2 डाला तो हम देखेंगे कि इस टर्म में मेरा 2 - 2 तो 0 दे रहा है, और सिमिलरली आगे के सभी टर्म्स में वो जीरोज 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 देने वाला है। क्यों देने वाला है, क्योंकि इतना तो मेरे बाकी सभी टर्म्स में इतना मौजूद रहेगा ही, उसके बाद हम लोग कुछ और ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में ये टर्मिनेट कर रहा है, मतलब ये कंप्लीट इनफाइनाइट सीरीज अब फाइनाइट बन गया है। ठीक है ना, अगर मैं n की वैल्यू 2 डाल रही हूँ, सिमिलरली n की वैल्यू अगर मैं 4 डालूंगी तो आगे के टर्म में ये भी टर्म मुझे कंसिडर करना होगा, लेकिन आगे के टर्म में उसके बाद वो मुझे जीरोस देने लगेगा। तो जब भी मैं n की कोई भी वैल्यू जो कि मेरी इवन वैल्यूज दूंगी, तो ये इनफाइनाइट सीरीज फाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम ध्यान दें तो बेसिकली ये सीरीज का नेचर क्या है, ये मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, x के फॉर्म में ये मेरा पॉलिनोमियल है। हमें पॉलिनोमियल टर्म पता है, अगर मैं कोई भी सिंपल एक एग्जांपल जस्ट मैं लिख रही हूँ, सपोज ये मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ भी एक टर्म लिखूं तो इस टर्म को हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल कहेंगे, x के फॉर्म में ये मेरा टर्म पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि x का जो पावर है वो नॉन निगेटिव है। ठीक है, पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पावर ऑफ x होता है वो मेरा नॉन निगेटिव होता है, जो पावर ऑफ x होता है, ठीक है, वो मेरा नॉन फ्रैक्शनल भी होता है। तो ये मेरा फ्रैक्शनल भी नहीं होकर के इंटीजर होगा, और ये मेरा फाइनाइट होता है, करेक्ट। ये कंप्लीट पॉलिनोमियल कहीं पर जाकर टर्मिनेट करता है, वो फाइनाइट होता है। तो हम देख रहे हैं कि मेरे x के पावर भी मेरे जो नॉन निगेटिव है, नॉन फ्रैक्शनल है, और इवन वैल्यूज ऑफ इनपुट करने पर ये मेरा फाइनाइट भी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरा पॉलिनोमियल बन जाएगा, ये इनफाइनाइट टर्म मेरा पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं n की वैल्यूज को ऑड डालूं, ये केस था जब मैंने n को इवन डाला था, n को इवन डाला था, या मैं n को ऑड डाल रही हूँ। अगर मैं n को ऑड डालूं तो ये y का जो समेशन है, y का आंसर क्या है, दिस कंप्लीट टर्म प्लस दिस कंप्लीट टर्म। तो अगर मैं n को ऑड डाल रही हूँ तो मैं देख रही हूँ सपोज n इक्वल्स 1 है, तो n इक्वल्स 1 डालने पर ये टर्म मेरा 0 हो गया, सारे मेरे कमिंग टर्म्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, सारे कमिंग टर्म 0 होने का मतलब अगेन हम वही बात आ जाती है कि ये मेरा इनफाइनाइट सीरीज जो है वो फाइनाइट बन जाएगा, और ये पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। इस केस में ये जो मेरा Vx है, Vx मेरा पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो फाइनली अगर मैं ऐसा कहूं कि y जो है, y जो कि समेशन है दो सीरीज, दो इनफाइनाइट सीरीज का, n के पॉजिटिव वैल्यूज पर, पॉजिटिव वैल्यू इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है, n मेरा पॉजिटिव वैल्यू या मेरा n मेरा इवन भी हो सकता है, n मेरा ऑड भी हो सकता है। तो n के किसी भी इवन और ऑड टर्म पर मुझे ये y जो है एक टर्म इसका आइदर मेरा ux पॉलिनोमियल देगा और vx इनफाइनाइट सीरीज सोल्यूशन देगा, या तो मेरा vx जो है पॉलिनोमियल देगा और ux मेरा इनफाइनाइट सीरीज देगा। ठीक है,
तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है कि हमने क्या कहा कि ये जो हमने कहा y इक्वल्स a नॉट यू एक्स प्लस a1 vx, दिस इज द सीरीज सोल्यूशन ऑफ लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमने प्रूफ भी करना है। मगर हम अब आगे का हम एनालिसिस कर रहे हैं ये जानने के लिए कि मेरा लीजेंड्रे पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो अगर n मेरा पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो ये सीरीज टर्मिनेट करेगा x टू द पावर n और ux मेरा पॉलिनोमियल बनेगा। अगर n मेरा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो ये टर्मिनेट करेगा सीरीज और फिर मेरा vx जो है वो पॉलिनोमियल बनेगा। तो n इक्वल्स अ पॉजिटिव इंटीजर, तो जनरल सोल्यूशन जो मेरा लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का है उसके पास हमेशा ही एक पॉलिनोमियल सोल्यूशन जरूर रहेगा और दूसरा इनफाइनाइट सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो उससे ही अगर हम लोग रीअरेंज करें तो हम ये बोलेंगे कि जो जनरल सोल्यूशन है लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का वो मुझे क्या देगा आंसर। अगर जनरल फॉर्म है तो y इन टर्म्स ऑफ x, yx मुझे a pnx प्लस b qnx देगा। यही जो pnx है ये मेरा लीजेंड्रे पॉलिनोमियल कहलाया। ठीक है, यही pnx जो है वो मेरा लीजेंड्रे पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n, ये n ऑर्डर क्या है इस लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर है। ठीक है, तो ये मुझे देगा। तो मेरा ये जो दूसरा टर्म है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन देना चाहिए। तो हाँ, ये जो QNX है वो मेरा इनफाइनाइट सीरीज सोल्यूशन है जिसे हम लोग लीजेंड्रे फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड बोलते हैं। ठीक है, इस इनफाइनाइट सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ सेकेंड काइंड, और ये मेरा ऑफ फर्स्ट काइंड है, ये मेरा लीजेंड्रे पॉलिनोमियल है। ओके, अब हमने क्या कहा कि एक प्रॉपर्टी ये जो pnx की होती है अगर हम एडजस्ट करें a और b की वैल्यूज को अकॉर्डिंगली तो होता क्या है कि ये मेरा अगर हम x की वैल्यू को 1 लें, ठीक है ना, तो जो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो जो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n है x की वैल्यू 1 पर वो मुझे हमेशा 1 देता है। ठीक है, वो मेरा एक, उसके लिए मुझे a और b को एडजस्ट करना होता है। मगर ये एक मेरा फॉर्मूला भी बन जाता है कि लीजेंड्रे पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स 1 हमें 1 देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जान लिया कि हमारा लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हमें लीजेंड्रे पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n देता है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।